धन्यवाद विवेक जी। मंचासीन कुछ राब्ता है तुमसे एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे सत्र के अध्यक्ष और जिन्हें मैं बड़े प्यार से और श्रद्धा से बड़की दाई कहता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। और प्रथम सत्र के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर देवराज जी को भी नमन करता हूँ और साथ ही मंचासीन आज के दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर गोपाल शर्मा जी को भी नमन करता हूँ और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के रूप में मंच पर विराजमान आफ्ताब साहब को नमस्कार, आदाब। और सामने बैठे लालटू जी को भी प्रणाम। आपका नाम नहीं सुनता रहा, आज देखने का और सुनने का मौका मिला सर। और ये सहयोग बना कुछ राब्ता है तुमसे इस पुस्तक पर चर्चा के बहाने, और मैं प्रवीण पड़ाऊ जी के प्रति आभारी हूँ कि इस किताब के बहाने हम लोग यहाँ पर मिले और एक दूसरे को सुनने का मौका मिला। और इस सारे तामझाम के मुख्य सूत्रधार मेरे गुरुवर प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी को चरण स्पर्श करता हूँ और मेरी बात आगे बढ़ाता हूँ। मुझे 3 गीतकारों पर बात रखने के लिए कहा गया। खास बात यह है कि आपकी चूंकि फिल्म में विशेष रुचि है, जी जी जी, इसलिए ये फिल्मी गीतकार आपके लिए। हम ये गीत सुनते रहे कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर एक गीत सुना हमने, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। एक और गीत सुना हमने, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। इस तरह के बहुत ही प्रसिद्ध गीत हम लोग सुनते रहे हैं, फिल्मों में देखते रहे हैं। और इन गीतों के रचनाकारों को जानने का हमें मौका मिला कुछ राब्ता है तुमसे ये किताब पढ़कर। गुनगुनाया हमने जिन्हें कैफी आजमी, साहिब लुधियानवी और गोपाल दास नीरज। हिंदी उर्दू कविता और फिल्मी गीतों की दुनिया में 3 ऐसे नाम हैं जिनकी रचनाओं ने साहित्य, समाज और सिनेमा तीनों पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन तीनों शायरों और कवियों की विशेषता यह रही कि वे केवल शब्दों के खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि संवेदनाओं, संघर्षों और सामाजिक चेतना के वाहक भी थे। उनकी शायरी और गीतों में प्रेम और पीड़ा, दर्शन और विद्रोह, मानवीय करुणा और जीवन दर्शन सब कुछ सहज रूप से मिलता है। और ये हमें जानने का मौका देती है ये किताब कुछ राब्ता है तुमसे। लेखक प्रवीण प्रणव ने अपनी लेखनी में इन तीनों शख्सियतों का जो चित्र उकेरा है उसे केवल जीवन वृत्त न कहकर एक साहित्यिक आख्यान कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन लेखों में प्रवीण प्रणव की शैली, हिंदी उर्दू की शब्दावली, मुहावरों का प्रयोग, बिंबात्मकता के साथ साथ और इन कवियों के जीवन वृत्त पर लेखनी चलाते समय लेखक ने एक अद्भुत प्रयोग किया जिसमें मैं कहूँगा कि पूर्व दीप्ति शैली, कथा कथन की एक जो शैली है पूर्व दीप्ति शैली, यानी पहले एक सीन आपको दिखाया जाता है उनके जीवन के किसी एक घटना का, वो पढ़कर फिर धीरे से आपको उनके जीवन में उतारा जाता है। पहले ही आपको अट्रैक्ट किया जाता है एक घटना सुनाकर। अद्भुत उपयोग किया है। पाठक जब ये लेख पढ़ने लगता है
तो केवल जानकारी नहीं पाता बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक अनुभव से गुजरता है। तीनों ही लेख जो मुझे दिए गए थे, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी और गोपाल दास नीरज पर लिखे हुए जो लेख है, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हर एक पल का शायर, मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ। इन तीनों लेखों का जो आरंभ है वो किसी एक घटना से होता है और बहुत ही रोचक आरंभ लेखक प्रवीण प्रणव करते हैं। मैं कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूँगा। तीनों ही लेखों का आरंभ लेखक प्रवीण प्रणव ने तारीख या साल बताते हुए किया है। कैफी आज़मी पर लिखे लेख का आरंभ 1965 की फिल्म हकीकत के गीत की चर्चा से होता है। वे लिखते हैं, साल 1965 में एक फिल्म आई जिसका नाम था हकीकत। इस फिल्म का संगीत दिया था मदन मोहन ने। इस फिल्म के गीत जिसमें सिर्फ रफ़ी साहब की सधी हुई आवाज़ और इसके साथ वायलिन की दर्द में डूबी हुई संगत थी, ने इसे अमर गीत बना दिया। गीत के बोल थे, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। यह आरंभ केवल एक गीत का स्मरण नहीं बल्कि पाठक को तत्काल भावनाओं की गहराई में खींच ले जाता है। इस गीत के बारे में बताते हुए लेखक आगे बताता है कि कुछ नज़्म ऐसी होती हैं जिन्हें किसी एक का ना होकर सारे जमाने का होना होता है। साहिर लुधियानवी के लिए जब वो लेख लिखते हैं तो कहते हैं, साहिर पर लिखे लेख का आरंभ ही गीतों से होता है। वे लिखते हैं, 1951 में एक फिल्म आई नौजवान, गाना था ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां तुमको यहाँ कैसे बुलाएं। 1981 में एक फिल्म आई धनवान, जिसका गाना था ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। दोनों गाने साहिर ने लिखे। न तो ठंडी हवाएं उनका पहला गाना था और न ही ये आंखें देखकर आखिरी, लेकिन यह दर्शाता है कि गीतों की दुनिया में 30 वर्षों से भी लंबी इस अवधि के बादशाह रहे साहिर लुधियानवी। गोपाल दास नीरज पर लिखे लेख का आरंभ देखिए। नीरज पर लेख की शुरुआत एक मार्मिक प्रसंग से होती है। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण के निधन पर नीरज की प्रतिक्रिया। लेखक द्वारा चित्रित सीन देखिए। 27 जनवरी 2009 मेरठ, जाड़े का समय था। शाम में नीरज निशा का कार्यक्रम था। गोपाल दास नीरज मेरठ आ चुके थे। वे अपने किसी करीबी के घर रुके थे। तभी खबर आई कि पूर्व राष्ट्रपति और आर वेंकटरमण का निधन हो गया है। लेखक की लेखन शैली आप देखेंगे, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग और उसमें बिंबात्मकता। वे धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, शब्दों से चित्र उतारते हैं और धीरे से ही एक पंच लाइन पाठक के सामने रख देते हैं। नीरज के जाने से उस युग का अंत हो गया जहां सिर्फ कविता के बल पर, बिना किसी फूहड़ हास्य परिहास के या बिना किसी चुटकुला के, कोई देश विदेश तक में अपना एक अलग मुकाम बना पाए। इस तरह से लेखक प्रवीण प्रणव अपने पाठकों को उस पाठ को पूरा करने के लिए मजबूर करते हैं और पाठक भी उनके मोह पाश में बन जाता है और उस पूरे पाठ को पूरा किए बगैर, उस पाठ को पढ़े बगैर समाप्त उठ नहीं पाता। पूर्व दीप्ति शैली का भी उन्होंने प्रयोग किया है। आरंभ इस तरह से होता है, फिर बाद में फिर धीरे धीरे गीतकार के जीवन के बारे में वे बताते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ अंशों को मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि जैसे कि भाषा की बात हुई थोड़ी देर पहले, भी एक अन्य वक्ता ने भाषा के बारे में कहा यहाँ पर कि प्रवीण प्रणव ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया। कि भाषा का प्रवाह, छोटे छोटे वाक्य तो हैं, जैसे मैंने अभी एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। लेखक की भाषा सरल, सीधी और घटनात्मक है। घटनाएं कालक्रम में आती हैं जिससे पढ़ते समय कहानी जैसा आनंद मिलता है। कैफी आज़मी पर लिखते हुए प्रवीण प्रणव लिखते हैं कि कैफी 8 भाई बहन थे। सबसे बड़े 3 भाइयों के बाद 4 बहनें और फिर कैफी सबसे छोटे थे। 3 भाइयों के लखनऊ जाने के बाद 4 बहनों के साथ कैफी गांव में अपने चाचा के साथ रहे।
धीरे धीरे गीतकार के जीवन की घटनाएं हमारे सामने आती रहती है और ऐसा लगता रहता है कि हम एक फिल्म देख रहे हैं। एक चित्र के बाद दूसरा चित्र आता है और अचानक से बीच में लेखक गीतकार की विशेषताओं के बारे में बताते हुए फिर वापस लौटता है उनके जीवन पर। ये इसलिए मैंने इसे कहा कि पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग लेखक प्रवीण प्रणव करते हैं। वाक्य संरचना की बात मैंने कहा, अभी मैंने बताया है कि और कई बार तो लंबे वाक्य भी हैं और लंबे उद्धरण भी हैं, लेकिन उसमें बोरियत नहीं होती है, पढ़ते समय मज़ा आता है। और बड़े बड़े अंश पढ़ते समय में भी इन्होंने पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया, जहाँ कॉमा कॉमा रखकर अंग्रेजी स्टाइल जो पैराग्राफ लिखने का स्टाइल है उस स्टाइल को भी इन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया है। मैं आपको छलांग लगाकर आगे बढ़ने की इजाजत है। जी धन्यवाद सर। मैं इन लेखों में प्रवीण प्रणव जी ने जिन गीतों को या कविताओं के अंश को लिया है, विपुल साहित्य है, लेकिन उनमें से कुछ ही कविताओं को प्रवीण प्रणव जी ने चुना और गीतों को चुना। उसके ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गीतों के चयन की विशेषता जो मैंने अनुभव किया, प्रवीण प्रणव गीतों का चयन बहुत सोच समझकर करते हैं। वे ऐसे गीत चुनते हैं जो जीवन की घटनाओं से जुड़े हों और गीतकार की सोच को अभिव्यक्त करते हों। कैफी के लिए वे आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है जैसे क्रांतिकारी नज्म का उदाहरण देते हैं, तो उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा और छात्र आंदोलन से जुड़ाव को दिखाती है। साहिर के लिए वे वो सुबह कभी तो आएगी को चुनते हैं जो उनके सपनों के समाज का परिचायक है। नीरज के लिए वे स्वप्न झरे फूल से, नींद चुभे शूल से और कारवां गुजर गया जैसे गीत सामने रखते हैं जो उनके काव्यात्मक और फिल्मी योगदान दोनों को उजागर करते हैं। गीतों में जीवन संघर्ष का परिचय है। प्रत्येक गीत को लेकर जीवन की परिस्थितियों से जोड़ते हैं। कैफी आजमी बचपन में 4 बहनों को खो देने का दुख और गरीबी ने उनके अंदर विद्रोही चेतना पैदा की, जो उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे जैसी नज्म में दिखती है। साहिर पिता से संघर्ष और माँ का दर्द उनके गीतों में सीधे उतरता है, जैसे फिल्म त्रिशूल का गीत तू मेरे साथ रहना मुन्ने, जिसमें माँ के संघर्ष का चित्रण है। नीरज गरीबी और कठिनाइयों से लड़ते हुए कवि और गीतकार बने। उनका गीत मैं विद्रोही हूँ जब मैं विद्रोह कराने आया हूँ उनके क्रांतिकारी स्वभाव और जीवन संघर्ष को दर्शाता है। गीतों में सामाजिकता का परिचय मिलता है। प्रवीण प्रणव गीतों को समाज की चेतना से जोड़ते हैं। कैफी आजमी की औरत नज्म स्त्री समानता का उद्घोष करती है। साहिर लुधियानवी की औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया जैसी पंक्तियां स्त्री के शोषण और पितृसत्तात्मक समाज पर प्रहार करती है। नीरज के गीतों में समाज की विडंबनाओं और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्रण है, जैसे आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। तीनों लेखों में प्रवीण प्रणव की शोधपरक दृष्टि इस रूप में स्पष्ट होती है कि वे गीतों के पीछे के व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भ खोजते हैं। ऐसे गीत चुनते हैं जो जीवन संघर्ष और सामाजिक सरोकार को उजागर करें। गीतों को कवि गीतकार के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन का दर्पण मानकर प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनके आलेख न केवल साहित्यिक आख्यान है, बल्कि गीतों के माध्यम से गीतकार के जीवन और समाज की व्याख्या भी है। तीनों लेखों को मिलाकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि प्रवीण प्रणव का लेखन इन कवियों शायरों की जीवन गाथा को जीवनी से आगे बढ़ाकर साहित्यिक और सांस्कृतिक दस्तावेज बना देता है। उनकी लेखन शैली में भावपूर्ण और रचनाओं से जुड़े आरंभ, स्मरणीय और प्रेरक वाक्य, पूर्व दीप्ति शैली का सदा प्रयोग, हिंदी उर्दू का संतुलित शब्द संसार, संयुक्त मुहावरे और बिंबात्मकता तथा फिल्मी और साहित्यिक जीवन का संतुलित प्रस्तुतिकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कैफी आजमी हो या साहिर लुधियानवी या फिर गोपाल दास नीरज, तीनों की संवेदनाओं और संघर्षों को
प्रदीप कणव ने अपनी लेखनी में इस तरह से चित्रित किया है कि वे केवल कवि या शायर नहीं बल्कि साहित्य और समाज की अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे सामने आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।